नमस्कार। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जो कि राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित काल माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं 1800 के उपरांत भारत में अनेक यूरोपीय जातियां भी आई व्यापार करने के उद्देश्य से, जिनसे कि हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। और साथ ही हिंदी साहित्य के लेखन क्षेत्र में पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ। और वैसे भी इस काल में अगर हम देखें, इसको अब विभाजन करें, तो इसको हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता की आदि संज्ञाओं से जो है इसको संबोधित करते हैं और जानते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी गद्य का ही नहीं अपितु आधुनिक काल का जनक भी माना जाता है। तो इसीलिए एक युग प्रवर्तक के तौर पर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जाने जाते हैं। और आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समय के जो लेखक रहे हैं, उनके लिए बचन सिंह के क्या कथन थे, या बचन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में किन प्रमुख कथनों को जगह दी है अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ में, उन्हीं को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान ना आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर न उठती, उसी प्रकार कहा जाता है कि यदि अंग्रेज ना आए होते तो आधुनिक काल ना आता। ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत उसे तो आना ही था। तो यह बचन सिंह का कथन है आधुनिक युग के प्रति, जिसमें कि भक्ति तरह तरह के जो है प्रश्न उठे कि कुछ लोगों ने माना कि आधुनिक काल मुसलमानों की देन है, तो कुछ ने माना कि यह जो है अंग्रेजों की देन है। अर्थात बचन सिंह जी लिखते हैं कि ये तो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत ही हुआ है, हर चीज का अंत होता है, तो आधुनिक काल तो आना ही था, है ना। आगे देखिए, ग्रियर्सन खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार करता। ग्रियर्सन का मानस भी तो उपनिवेशवादियों का ही मानस था। उसे इतना तो मालूम ही था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता, कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ग्रियर्सन के संबंध में बचन सिंह जी की। लल्लू जी लाल के प्रेम सागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रंजी रजित, शैली पंडिताओ है। सदल मिस्र के नासिकेतोपाख्यान पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव रहा है, किंतु सीधे संस्कृत से अनुदित होने के कारण हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। तो यहाँ पे लल्लू लाल जी की प्रेम सागर और सदल मिस्र के नासिकेतोपाख्यान पर, इन दोनों ग्रंथों की भाषा पर जो है कथन दिया जा रहा है यहाँ पे तुलनात्मक एक तरह से बचन सिंह के द्वारा। आगे का कथन है कि चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन मानी जाती है। वस्तुतः यह जाली ग्रंथ है। यह पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। पर इससे इतना पता चलता है कि खड़ी बोली गद्य फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसकी परंपरा पहले से ही चली आ रही है। तो देखिए, चंद छंद वर्णन की महिमा जो है, जो अकबर कालीन किस कवि की रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही हमने देखा है कि गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन बचन सिंह का मानना है कि यह कोई चमत्कारिक बात नहीं थी, बल्कि इसकी परंपरा पहले से चली आ रही थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। अर्थात पहले से ही कुछ इस तरह की बहुत सारी घटनाएं रही थी जिन्होंने गद्य के विकास को बढ़ावा दिया था। इसी संबंध में बच्चन जी आगे लिखते हैं कि सच तो यह है कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय इन चार गद्यकारों को जाता है। कौन कौन से? सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी। राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने तो उस विरोधी परिस्थिति में हिंदी की रक्षा का जो प्रयास किया, वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा, क्योंकि प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य के निर्माता के तौर पर राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद को जाना जाता है। और आपने एक कहानी सुनी होगी, राजा भोज का सपना, तो वह भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई कहानी है। आगे का कथन देखते हैं कि लगता है शुक्ल जी ने काल चक्र देखा नहीं था। यह पुस्तक नहीं है, बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने हिंदी नए चाल में ढली लिखा है, न कि हिंदी नई चाल में ढली।
चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष 1874 है, 1873 नहीं। अतः हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष ही हिंदी के नए रूप में ढलने का वर्ष है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों का खंडन करते हुए बचन सिंह जी लिख रहे हैं कि लगता है शायद शुक्ल जी ने कालचक्र को अच्छे से देखा नहीं है या पढ़ा नहीं है। पर राजा श्री प्रसाद और भारतेंदु का मुख्य अंतर यह है कि पहला टकसाली हिंदी लिखता है तो दूसरा लोकोपयोगी हिंदी। भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों की भाषा में जो सजीवता, स्वच्छंदता और उमंग पाई जाती है वह पूर्ववर्ती गद्य लेखकों में नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे बच्चन जी राजा श्री प्रसाद, सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कला अर्थात उनकी लेखन शैली की प्रशंसा करते हुए लिख रहे हैं कि इनके पूर्व के जो गद्य लेखक रहे उनमें यह विशेषता नहीं पाई जाती थी। इस समय तक गद्य इस योग्य हो चुका था कि वह जनता की चित्त वृत्तियों को नए रूप रंगों में रचनात्मक स्तर पर रूपांतरित कर सके। नाटक को छोड़कर अन्य सभी विधाएं नई थी। हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट कोटेशन कि हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है। प्रस्तुत कथन किसका है? तो यह कथन है प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार आलोचक बचन सिंह जी का। आगे देखिए इसी संबंध में भारतेंदु की सहानुभूति केशव के साथ थी। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों के मेल जोल से राष्ट्रीय जागरण और एकता पैदा करना चाहते थे। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो बहुत बड़ा रोल रहा है वो कहते हैं कि केशव के साथ इनकी बहुत ज़्यादा सहानुभूति थी, है ना। सभी धर्मों की और संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ना चाहते थे, राष्ट्रीय जागरण पैदा करना चाहते थे। तो एक तरह से जो आधुनिक काल है उसको जो है राष्ट्रीय जागरण का काल भी माना जाता है। भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। संस्कृत शिक्षा के कारण उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार का परिष्कार और परिपक्वता आ गई थी, जबकि प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व में सरलता थी, मनमौजीपन था और गंवई का रंग था। तो यहाँ पर भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख राइटर रहे हैं उनके बारे में बचन सिंह जी का यह कथन है। इसी संबंध में आगे कह रहे हैं बच्चन जी, लिखते हैं कि भट्ट जी ने 1872 में हिंदी प्रदीप का संपादन किया। प्रत्येक प्रकार की कठिनाई झेलते हुए भी वे इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। पत्र के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट है आनंद भरे। अर्थात इस जो मैगजीन का जो शुभ वाक्य था वो यह था। वे एक और व्यंग्य विनोदपूर्ण निबंध लिखते थे तो दूसरी ओर विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंध। इसी संबंध में आगे लिखते हैं कि गद्य काव्य के आदि आचार्य वे ही हैं। उनकी चंद्रोदय निबंध से ही गद्य काव्य का समारंभ होता है। उनके व्यंग्य मिश्र जी के व्यंग्य की अपेक्षा अधिक मार्क होते थे। उनमें गांव की सरलता और मस्ती थी। वे पूरे तौर पर स्वच्छंद थे। भारतेंदु के प्रति उनके मन में अत्यधिक आदर था। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, उनके काव्य की क्या ये विलक्षणता है, ये विशेषता है कि एक स्वच्छंदता के साथ बड़ी ही सरलता और मस्ती के साथ वे रचना करते थे। उन्होंने आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद 2 पत्र निकाले जिनमें अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ और कर से पीड़ित किसानों के क्लेश का वर्णन मिलेगा। पर उनकी भाषा शैली में रईसी का अलंकार और रीति तत्व की प्रचुरता है। अनुप्रास तो पदे पदे मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार वे पेंचिले मजमून बांधने के प्रेमी थे। तो पेंचिले मजमून बांधने के प्रेमी कौन थे? बताइए किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। खड़ी बोली में जो पहला हिंदी नाटक लिखा गया वह राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक है, 1863 में जो आया था। लेकिन विलक्षण बात तब होती है जब वह प्रवर्तन नाटकों से नहीं होता। भरत मुनि ने नाटक की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना है। लोक जागरण का यह एक सशक्त माध्यम है। तो कौन लोक जागरण का सशक्त माध्यम है जी? नाटक लेखन। नाटक की उत्पत्ति के संबंध में यहाँ पर बचन सिंह के विचार हैं ये। यह दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक कौन है? अंधेर नगरी। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत दूरदशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। ये किसके नाटक हैं भाई? ये राजा हरिश्चंद्र के नाटक हैं और इन्हीं के संबंध में जो है बचन सिंह के ये विचार हैं। और देखिए अंधेर नगरी का एक प्रसिद्ध वाक्य कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा।
और ये इतना प्रासंगिक नाटक है कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से भी ऐसा समझा जाता है कि ये बातें अभी भी वही की वही हैं, घटित होती हैं। भारत दुर्दशा का रूप बिंब है, आधा किस्तानी, आधा मुसलमानी और हाथ में नंगी तलवार। इसमें पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तम पुरुष में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। जिनेंद्र और अगेय के उपन्यासों का अग्रज यानी कि सौंदर्योपासक ब्रजनंदन सहाय। तो देखिए यहाँ पर भारत दुर्दशा के बाद जो है ब्रजनंदन सहाय की सौंदर्योपासक जो उपन्यास है उसके बारे में बच्चन जी लिख रहे हैं कि यह उपन्यास जो है जिनेंद्र और अगेय के उपन्यासों से पहले लिखा गया है ना। और इसमें पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता। यह उपन्यास जो है उत्तम पुरुष में लिखा गया है। प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गौमुखी भी यही है। कौन? परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना जाता है ना हिंदी का। और महत्वपूर्ण बात कि प्रेमचंद की उपन्यासों में हमने देखा है शुरुआती में कि आदर्शोन्मुख शैली को उन्होंने अपनाया है, तो परीक्षा गुरु के माध्यम से अर्थात यह गौमुखी है प्रेमचंद के उपन्यासों की। आगे देखिए, बच्चन जी लिखते हैं कि यूं सैद्धांतिक आलोचना के नाम पर भारतेंदु ने नाटक पर एक निबंध लिखा था और प्रेमघन ने बाण भट्ट पर एक भावुकतापूर्ण प्रशस्तिमूलक लेख, किंतु वास्तविक आलोचना का समारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से होता है। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर जो 1886 में लिखा है उन पर की गई आलोचना उनकी पहली आलोचना है। भट्ट जी के संबंध में ही आगे लिखते हैं कि भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है तो प्रेमघन का पुरातन और पिटा हुआ। यदि भारतेंदु की लोकोक्तियां ऊंची दुकान की फीकी मिठाई हैं, हाय सखी इन हाथन सो अपने पग आप खुटार में दोनों, ठाकुर की याद दिलाती हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं भारतेंदु की। मिश्र जी की सिंगारिक कविताओं में कुछ समस्या पूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, फिर भी उनकी दृष्टि समसामयिक विषयों पर अधिक जमी हुई है। एक प्रकार से वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुकर्ता थे। तो देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और ठाकुर, इन चारों का जो यहाँ पर उनकी लेखन शैली के बारे में बच्चन सिंह जी बता रहे हैं। तो ये कथन थे बच्चन सिंह के भारतेंदु युग के बारे में। और अब देखेंगे हम भारतेंदु युग के लेखकों के कथनों को। जी हाँ, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में जो है सीधे जो भारतेंदु युग के लेखक रहे उनके कथनों को ज्यों का त्यों उठाया है। तो देखिए किन किन महत्वपूर्ण कथनों को उन्होंने इसमें जगह दी है। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग का हो, जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। यह महत्वपूर्ण वाक्य है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, ये सदा सुख लाल का वाक्य है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रस्तुत कथनों के माध्यम से उन्होंने हर लेखक ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक दिन बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। तो इंशाअल्लाह खां का यह कथन है। भाई इंशाअल्लाह खान उर्दू और फारसी की बहुत बड़े शायर थे और हिंदी खड़ी बोली गद्य में इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना कौन है? रानी केतकी की कहानी, जिसे कि उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। आगे का महत्वपूर्ण कथन है, बाबू शिव प्रसाद साहब की तहरीर से अमूमन हिंदू लोगों के दिल में जोश आया कि जवान उर्दू व खत फारसी को, जो मुसलमानों की निशानी है, मिटा दिया जाए। यह सर सैयद अहमद खान का कथन है। एक और महत्वपूर्ण कथन देखिए कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोलियां न्यारी न्यारी हैं। तो यह प्रसिद्ध कोटेशन है राजा लक्ष्मण सिंह का। राजा लक्ष्मण सिंह अनुवाद के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। अपने मौलिक ग्रंथों के साथ साथ इन्होंने अन्य रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें कि जैसे शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत शामिल हैं, कालिदास कृत, है ना। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध कथन देखिए कि बागवां आया गुलिस्ता में कि सही याद आया, जो कोई भी आया मेरी जान वो जलाद आया। वे आगे लिखते हैं, मुसलमानी राज्य हेजे का रोग है और वहीं अंग्रेजी राज्य क्षय रोग है। बादशाह दर्पण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन अंकित है।
भारतेंदु का एक कथन देखिए कि बलिया के व्याख्यान में उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने को चौका चूल्हा नहीं, बिलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़ी सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा में सुधार नहीं किया। अभी तक बहुतों को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है और पुरानी बातें दूर करो। साथ ही अब आलस हठ धर्मी सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। वे यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुआ, वैसे ही भारतवर्ष भी स्वाधीनता का लाभ कर सकता है। भारतवर्ष उन्नति में संकलित भारतेंदु का यह प्रसिद्ध कथन है, जिसको कि ददरी का मेला के नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक व्याख्यान के तौर पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, जी हाँ, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में, कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। ये कोटेशन याद रखिएगा, और वैसे भी याद ही होगी सभी को। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा कभी मत करना भाई। किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे देखिए, ये हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभ सकता है। जैसे हंसना और गाल फुलाना, बहुरी चबाना और शहनाई का बजाना एक संग नहीं हो सकता, ऐसे ही यह भी असंभव और दुर्घट है। बालकृष्ण भट्ट का कथन है। नेक्स्ट कथन है हमारे पास, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष को हिंदी का पहला नाटक माना है। उनका कहना है कि विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पूज्य पिताजी श्री चरण गविवर गिरिधर दास, जिनका कि वास्तविक नाम जो है बाबू गोपाल चंद है, उनका है। उन्होंने कालचक्र में नहुष को हिंदी का प्रथम, शकुंतला को द्वितीय और विद्यासुंदर को तृतीय नाटक माना है, कहा है। पै अरि सोचल किए दोष नहीं मुनियन यह बतायो। यह भी मुद्रा राक्षस में अंकित है, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और भारत दुर्दशा की टेक है, जैसे कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पारी, पेधन विदेश चली जात इहे अति खवारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये थे जी भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के प्रसिद्ध कवियों के कथन, जिनको कि मैंने संकलित किया भाग 5 में, और जिन्हें कि ऑलरेडी संकलित किया था बचन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। तो ये इनके दुर्लभ कथन थे। आगे हम आगे के युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के बाद का युग आता है, उसमें देखेंगे कि वचन सिंह ने किन कथनों को लिया है। तो यहाँ तक इस सीरीज में बचन सिंह के कथन किसके लिए? भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में, उनके मंडल कवियों के संबंध में थे। आप देखिएगा इस सीरीज को और अपनी राय भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और भाई महत्वपूर्ण तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और अपने जोश को, अपनी तैयारी को यूं ही बनाए रखिए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट भाग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।